हेलो बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे प्रेपरेशंस ऑफ फिनोल्स एंड फ्यू प्रॉपर्टीज ऑफ फिनोल्स। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले नॉमेनक्लेचर ऑफ फिनोल से। फिनोल विच इज एन हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन, यानी बेंजीन पर OH ग्रुप एज ए सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, तो इसको हम फिनोल के नाम से जानते हैं। फिनोल एक कॉमन नेम है, लेकिन इसको IUPAC ने एज इट इज एक्सेप्ट किया है, यानी IUPAC सिस्टम में भी इस कंपाउंड को हम फिनोल कहेंगे। द फिनोल इज आल्सो कॉल्ड एज अ कार्बोलिक एसिड। इसको हम कार्बोलिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। फिनोल के जो 1,2 डाई सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेट कंपाउंड्स होंगे, 1,2 ये 1 पोजीशन पर है, यानी ये सेकंड पोजीशन पर है, जिसको हम 1,2 डाई सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड कहेंगे। तो ये जो 1,2 डाई सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड्स होते हैं, दे आर कॉल्ड एज एन ऑर्थो कंपाउंड्स। जो 1,3 डाई सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड्स होंगे, 1,3 का मतलब जब फर्स्ट के साथ थर्ड कार्बन एटम पर कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, देन दोज कंपाउंड्स कॉमन सिस्टम में इनको हम क्या कहेंगे? मेटा कंपाउंड्स कहेंगे। और यदि 1,4 डाई सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड है फिनोल के, देन दोज वर कॉल्ड एज अ पैरा कंपाउंड्स। तो आइए देखते हैं कुछ एक नॉमेनक्लेचर। सपोज सेकंड पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, सो क्योंकि प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप OH है, तो 1, 2 यानी IUPAC सिस्टम में नाम हो जाएगा 2 मिथाइल फिनोल। और कॉमन सिस्टम में क्योंकि 1, 2 को हमने क्या कहा है? ऑर्थो, तो क्या हो जाएगा? ऑर्थो मिथाइल फिनोल। यदि हम कोई और दूसरा कंपाउंड लें, फॉर एग्जांपल यहां पर थर्ड पोजीशन पर NH2 ग्रुप लगा हुआ है, देन इट इज कॉल्ड एज अ 3 अमाइनो फिनोल। और कॉमन सिस्टम में 1,3 पोजीशन को हम क्योंकि मेटा बोलते हैं, तो मेटा को M से रिप्रेजेंट करेंगे, तो नाम हो जाएगा मेटा अमाइनो फिनोल। कुछ और कंपाउंड यदि लें हम, सपोज ब्रोमो यानी ब्रोमीन एटम यदि फोर्थ पोजीशन पर अटैच्ड है, देन इट इज कॉल्ड एज अ 4 ब्रोमो फिनोल। और फोर्थ को क्योंकि हम 1,4 पोजीशन को पैरा कंपाउंड्स बोलते हैं, तो नाम हो जाएगा पैरा ब्रोमोफिनोल। यदि रिंग पर OH ग्रुप के साथ सेकंड कार्बन पर CHO ग्रुप लगा हुआ है, यानी एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है, तब क्योंकि प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप यहां पर ये है, तो नंबरिंग 2 पे हाइड्रोक्सी ग्रुप आ जाएगा और इसका नाम हो जाएगा 2 हाइड्रोक्सी। यदि रिंग पर CHO ग्रुप लगा हो अकेला, तो इसको हम बेंजल्डिहाइड बोलते हैं, तो इसलिए नाम हो जाएगा 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। कॉमन सिस्टम में क्योंकि ये सेकंड पोजीशन पर है, तो इसलिए ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड हो जाएगा नाम। और या हम इसको सैलिसिल एल्डिहाइड के नाम से भी जानते हैं। सैलिसिल एल्डिहाइड, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड और सैलिसिल एल्डिहाइड, ये दोनों इस कंपाउंड के कॉमन सिस्टम में नाम है। इसके अलावा यदि हम कुछ और कंपाउंड्स की बात करें, जैसे
यदि सेकंड कार्बन पर कार्बोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है, देन द नेम ऑफ द कंपाउंड इन IUPAC सिस्टम इज 2-हाइड्रोक्सी। ये सेकंड पोजीशन पर हाइड्रोक्सी हो गया, लेकिन यदि रिंग पर COOH ग्रुप हो देन इट इज कॉल्ड एज अ बेंजोइक एसिड, तो नाम हो जाएगा 2-हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। कॉमन सिस्टम में दिस इज कॉल्ड एज अ ऑर्थो-हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, या आल्सो कॉल्ड एज अ सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड भी हम इसको कॉमन सिस्टम में कहते हैं। सपोज यदि 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप 1-2 पोजीशन पर हो, देन इट इज कॉल्ड एज अ बेंजीन 1,2-डाइओल, एंड कॉमन सिस्टम में दिस इज कॉल्ड एज अ कैटिकोल। यदि यही हाइड्रोक्सिल ग्रुप 1,3 पर हो, यानी 1,3 डाई सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड हो, तो IUPAC नाम बिल्कुल उसी तरीके से बेंजीन 1,3-डाइओल हो जाएगा, एंड दिस इज कॉल्ड एज अ रिसोर्सिनोल। कॉमन सिस्टम में हम इसको रिसोर्सिनोल कहते हैं। यदि 1,4 पे हो, 1,4, then it is called as a benzene 1,4-diol, and in common system this is called as a hydroquinone, or simply called as a quinol। यदि 3 अमाइनो ग्रुप नाइट्रो ग्रुप यदि 2, 4 और 6 पोजीशंस पर लगे हुए हो, दिस इज 1, 2, 4 and 6, then this is called as a 2,4,6 trinitrophenols, and common system में this is called as a picric acid। This is called as a picric acid। तो आइए देखते हैं फिर किन किन मेथड से हम फिनोल को प्रिपेयर कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है फ्रॉम हेलोएरीन्स, जिसको हम डॉस प्रोसेस के नाम से भी जानते हैं। इसमें क्लोरोबेंजीन को जब आप सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करते हो, हमने पढ़ा था कि जो स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल होते हैं वो वीकर न्यूक्लियोफाइल को डिस्प्लेस कर देते हैं। यहां पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल है, तो ये वीकर न्यूक्लियोफाइल को डिस्प्लेस कर सकता है, बट रिंग पर जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं वो इजीली नहीं होती हैं, यानी दे विल कैरीड आउट अंडर ड्रास्टिक कंडीशंस। दैट इज व्हाई दिस सब्स्टिट्यूशन विल टेक प्लेस एट 623 केल्विन एंड 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सो यहां पर जो आपको कंपाउंड फर्स्ट मिलेगा वो सोडियम सॉल्ट ऑफ फिनॉक्साइड मिलेगा, और साथ में सोडियम क्लोराइड का रिमूवल हो जाएगा अलोंग विद द वाटर, और उसके बाद जब हम इसकी एसिडिक हाइड्रोलिसिस करेंगे यहां से ये ब्रेकअप हो जाएगा और आपको कंपाउंड मिलेगा दैट इज फिनोल। सेकेंड जो प्रिपरेशन है दैट इज फ्रॉम बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, या डाइएजोनियम सॉल्ट आप कह सकते हैं।
बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से हमें पता है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड होता है N2Cl। यदि रिंग पर लगा हुआ हो तो ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड होता है। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, इस बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को यदि आप वार्म वाटर के साथ ट्रीट करते हैं देन इजीली इट विल गिव फिनोल along with the liberation of this nitrogen gas and HCl। बट ये जो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है ये लैब में एज इट इज नहीं मिलता, इसको साथ ही प्रिपेयर करना होता है। हम कहां से प्रिपेयर कर सकते हैं? फ्रॉम एनालीन। एनालीन को जब आप सोडियम नाइट्राइट और HCl के साथ ट्रीट करेंगे तो ये क्या देता है मिक्सचर? हमें नाइट्रस एसिड देता है। 273 टू 278 केल्विन टेम्परेचर के बीच में जब आप इसको ट्रीट करेंगे देन इट विल गिव द बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। और उसी सॉल्यूशन में हमें इसको फिर यूज करना होता है फिनोल में कन्वर्ट करने के लिए। सो ये कन्वर्शंस भी कई बार पूछी जाती है कि स्टार्टिंग फ्रॉम एनालीन हाउ कैन यू प्रिपेयर फिनोल। थर्ड जो हमारी प्रिपरेशन है दैट इज फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड क्या होता है? यदि आप बेंजीन को ओलियम के साथ, ओलियम होता है 98% कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड दैट इज H2S2O7, जिसको थोड़ा डाइल्यूट करके यानी वाटर मिक्स करके हम कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं। तो ओलियम के साथ जब हम बेंजीन को ट्रीट करेंगे देन इट विल गिव बेंजीन सल्फोनिक एसिड। और इस बेंजीन सल्फोनिक एसिड को फर्स्ट यू हैव टू ट्रीट इट विद द सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिससे यहां से सोडियम सल्फाइड और वाटर रिलीज होगा एंड यू विल गेट फर्स्ट द सोडियम फिनॉक्साइड which on further hydrolysis acidic that it will produce the phenol। इस तरीके से इन मेथड से हम फिनोल को प्रिपेयर कर सकते हैं। फोर्थ मेथड ऑफ प्रिपरेशन है दैट इज फ्रॉम क्यूमीन। क्यूमीन से फिनोल की प्रिपरेशन एग्जाम पे पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंपॉर्टेंट मेथड है। क्यूमीन क्या होता है? जब रिंग पर आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगा होता है देन इट इज कॉल्ड एज अ क्यूमीन। क्यूमीन की जब आप एयर में ऑक्सीडेशन करते हैं देन दिस विल गिव क्यूमीन हाइड्रो पर ऑक्साइड। यानी यहां पर हाइड्रोपरऑक्साइड बन जाता है क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड। और इस क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड को जब आप डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हाइड्रोलाइज करते हैं तो याद रखने के लिए आप कुछ ऐसे लर्न रख सकते हैं कि ये जो प्रोपेनोन ग्रुप है ये सेपरेट आउट हो जाता है और ये OH ग्रुप रिंग पर आ जाता है, यानी फिनोल प्लस प्रोपेनोन, जिसको हम एसीटोन भी कहते हैं। तो इस तरीके से हमें फिनोल मिलता है। नेक्स्ट जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है दैट इज फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। सपोज यदि हमारे पास फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड
इसकी जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं देन इट विल गिव फिनॉक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड एंड विच अपॉन एसिडिक हाइड्रोलिसिस यहां से ये ब्रेकअप कर जाएगा H और OH, यानी आपको क्या मिलेगा, फिनोल प्लस मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी ब्रोमाइड। एक और मेथड हम डिस्कस करेंगे, फ्रॉम सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड जो कॉमन सिस्टम में जिसको हम ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड भी कहते हैं, ये सैलिसिलिक एसिड को जब आप सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करेंगे तो सबसे पहले हमें पता है सोडियम सॉल्ट ज्यादा स्टेबल होता है इंस्टेड दैट ऑफ इट्स कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ये हमें क्या देगा, सोडियम सैलिसिलेट। देन ऑन ट्रीटमेंट विद द सोडा लाइम, सोडा लाइम क्या होता है, एक मिक्सचर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड। नाउ यहां से सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कैल्शियम ऑक्साइड के साथ मिक्स फॉर्म में है, यहां से ये सोडियम कार्बोनेट रिलीज करेगा, परंतु साथ ही इसका सोडियम सॉल्ट बनाएगा with the release of sodium carbonate and which upon acidic hydrolysis it will give the phenol। फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम सबसे पहले बात करेंगे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ फिनोल्स की। हमें पता है कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है that will depend upon the hydrogen bonding, and because phenol forms hydrogen bonding like this, because phenol forms hydrogen bonding, that is why they have the high boiling point than the corresponding hydrocarbon, aryl halides, ईथर्स एक्सेट्रा, इनसे इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो ज्यादा होता है। अब सपोज यदि हमारे पास एक है ऑर्थोनाइट्रोफिनोल और दूसरा कंपाउंड है पैरानाइट्रोफिनोल, this is paranitrophenol। क्वेश्चन इज, क्या हम ऑर्थोनाइट्रोफिनोल और पैरानाइट्रोफिनोल के मिक्सचर्स को हम सेपरेट कर सकते हैं? यस, दिस डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन द टू। द ऑर्थोनाइट्रोफिनोल विल फॉर्म इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यानी हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद इन द सेम मॉलिक्यूल, ये इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करता है। परंतु जो पैरानाइट्रोफिनोल होता है दैट विल फॉर्म द इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और इसी इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जो ऑर्थोनाइट्रोफिनोल होता है दिस इज स्टीम वोलाटाइल, मींस जब आप इनके मिक्सचर को सेपरेट करेंगे देन क्या होगा, क्योंकि इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से पैरा जो आइसोमर है उनके बीच में तो स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, बट यहां पर इन ऑर्थो आइसोमर में
कोई अट्रैक्शन दूसरे मॉलिक्यूल के साथ नहीं है, यानी जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो विद इन द सेम मॉलिक्यूल है। दैट इज व्हाई ये इजिली स्टीम वोलेटाइल हो जाएगा और ये स्टीम वोलेटाइल नहीं होगा। सो ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग वी कैन सेपरेट द ऑर्थो एंड द पैरा नाइट्रोफिनोल। एंड बिकॉज ऑफ दिस पॉइंट, जो पैरा नाइट्रोफिनोल होते हैं हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट। इसी वजह से जो पैरा नाइट्रोफिनोल्स होते हैं उनका ऑर्थो नाइट्रोफिनोल से बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होता है। यदि हम सॉल्युबिलिटी की बात करें, सॉल्युबिलिटी हमें पता है सॉल्युबिलिटी डिपेंड्स अपॉन हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एंड बिकॉज फिनोल फॉर्म्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग so they are soluble in water। but हाइड्रोजन बॉन्डिंग में एक जो हाइड्रोकार्बन का पार्ट है, ये आर पार्ट जो हाइड्रोफोबिक होता है, इसका साइज एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बिगर द साइज ऑफ दिस आर पार्ट, लेसर इज द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इन फिनोल, एज आर इज बिगर पार्ट, so it retard the formation of hydrogen bonding। यानी फिनोल में अल्कोहल के कंपैरेटिवली कम हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। दैट इज वाई फिनोल्स आर लेस soluble देन अल्कोहल्स। यानी जो फिनोल्स होते हैं वो वाटर में अल्कोहल से कम सोल्यूबल होते हैं। एसिडिक कैरेक्टर ऑफ फिनोल कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कौन कौन से हैं? ये सबसे पहले हम फिनोल का एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं जिसमें ऑक्सीजन पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आ जाता है जिसमें ये इलेक्ट्रॉन पेयर नेक्स्ट पे, ये नेक्स्ट पर और ये नेक्स्ट पर शिफ्ट कर जाते हैं। तो नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फिनोल का कुछ इस तरीके से बनेगा। एंड नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के लिए ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहां शिफ्ट करेगा तो यहां कार्बन पे 5 बॉन्ड हो जाएंगे। 4 रखने के लिए ये इलेक्ट्रॉन पेयर नेक्स्ट वाले एटम पर शिफ्ट कर जाएगा। तो इस तरीके से जो नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेगा हमें वो कुछ इस तरीके से होगा। अब क्योंकि ऑक्सीजन से एक इलेक्ट्रॉन पेयर चला गया तो यहां बॉन्ड डबल आ गया, दैट इज व्हाई ए प्लस चार्ज क्रिएट हो गया। फिर एटम से इलेक्ट्रॉन साथ वाले बॉन्ड पर और बॉन्ड से साथ वाले एटम पर शिफ्ट कर जाएंगे, जिससे जो नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा वो हमें कुछ इस टाइप से मिलेगा। नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ये इलेक्ट्रॉन पेयर फिर बॉन्ड पर और बॉन्ड से एटम पर। सो नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बिल्कुल वैसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं जो आपने ड्रॉ किए थे लो रिएक्टिविटी ऑफ हैलोएरिन्स को एक्सप्लेन करने के लिए। सो फ्रॉम दीज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स इट इज क्लियर दैट द हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन कैरी पॉजिटिव चार्ज। सो अपने पॉजिटिव चार्ज को कंपनसेट करने के लिए ऑक्सीजन OH बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करती है, जिससे OH बॉन्ड की पोलैरिटी बढ़ जाएगी। पोलैरिटी बढ़ जाएगी मींस H आयन की स्प्लिटिंग होगी इजी। दैट इज व्हाई फिनोल्स आर एसिडिक इन नेचर। यदि हम फिनोल को अल्कोहल के एसिडिक कैरेक्टर से कंपेयर करें तो आइए देखते हैं कंपैरिजन।
हमें पता है आफ्टर द रिलीज ऑफ H ion phenol will form phenoxide ion. फिनोल हमें क्या देगा? फिनॉक्साइड आयन देगा. एंड फिनॉक्साइड आयन इज लाइक दिस. And alcohol, after the release of H ion, it will give alkoxide ion. This is called alkoxide ion. अब हमें पता है यदि हमें इन दोनों की एसिडिक कैरेक्टर को कंपेयर करना है तो हमें इन दोनों आयन की जो H आयन के रिलीज के बाद मिलते हैं इनकी स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करना होगा. अब यदि फिनॉक्साइड आयन ज्यादा स्टेबल हुआ तो इसका मतलब इक्विलिब्रियम इधर रहेगा, यानी H आयन आपको इजीली मिलेगा. दैट इज व्हाई फिनोल्स आर एसिडिक मोर. बट यदि ये ज्यादा एसिडिक हुआ तो इसका, यदि ये ज्यादा स्टेबल हुआ एल्कोक्साइड आयन तो इसका मतलब अल्कोहल ज्यादा एसिडिक. तो आइए देखते हैं फिर कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा आयन. जब हम फिनॉक्साइड आयन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करते हैं तो ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं ये बिल्कुल ऐसे ही लिखे जाएंगे जैसे हमने फिनोल के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को लिखा है. नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहां शिफ्ट हो गया जिससे ये इलेक्ट्रॉन पेयर एटम पर शिफ्ट होगा, यानी जो नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेगा वो कुछ इस तरीके का होगा. नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड पर और बॉन्ड से एटम पर. नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको ऐसा मिलेगा, फिर एटम से बॉन्ड पर और बॉन्ड से एटम पर. नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फिनॉक्साइड आयन का, नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फिनॉक्साइड आयन का कुछ इस तरीके का होगा. सो वी नो दैट ग्रेटर द नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ग्रेटर विल बी द स्टेबिलिटी. इसलिए फिनॉक्साइड आयन तो स्टेबल है, परंतु सच टाइप ऑफ द रेजोनेंस इज नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ एल्कोक्साइड आयन. मोर ओवर एल्कोक्साइड आयन में जो एल्काइल ग्रुप है इसका प्लस आई इफेक्ट होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट. दैट इज वाई ये इस ऑक्सीजन पर जिस पर ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है उस पर और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देता है, यानी एल्कोक्साइड आयन को डिस्टेबलाइज करता है. सो बिकॉज ऑफ ग्रेटर नंबर ऑफ resonating structures, the phenoxide ion is more stable. So phenols are more acidic than alcohol. इसलिए जो फिनोल्स होते हैं वो अल्कोहल्स के कंपैरेटिवली ज्यादा एसिडिक होते हैं. सब्स्टिट्यूएंट का फिनोल के एसिडिक कैरेक्टर पर क्या इफेक्ट होता है ये डिपेंड करता है कि जो सब्स्टिट्यूएंट है वो किस नेचर का है. तो आइए देखते हैं इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट. हमने अभी पढ़ा था कि फिनोल्स H आयन के रिलीज के बाद फिनॉक्साइड आयन देता है. तो इसका मतलब ये हुआ कि जो फिनॉक्साइड आयन को जो स्टेबलाइज करेगा सब्स्टिट्यूएंट वो उसके एसिडिक कैरेक्टर को बढ़ाएगा. यानी जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स वो क्या करेंगे, रिंग से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेंगे जिससे ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज डिस्पर्स हो जाएगा. सो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप
stabilizes the phenoxide ion and so increases their acidic character। यानी जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हैं, चाहे वो -I इफेक्ट वाले हो या -R वाले हो, वो इसके एसिडिक कैरेक्टर को, फिनोल के एसिडिक कैरेक्टर को इंक्रीज करेंगे। जैसे नाइट्रो ग्रुप है, जैसे साइनाइड ग्रुप है, या हेलोजेंस हैं जिनका -I इफेक्ट होता है। सो ये क्या करते हैं, एसिडिक कैरेक्टर को इंक्रीज करते हैं। यहां पर यह बात मैं क्लियर करना चाहूंगा कि जो हेलोजेंस होते हैं इनका -I के साथ साथ +R इफेक्ट भी होता है, लेकिन यहां पर हम केवल इनका -I इफेक्ट की बात कर रहे हैं। जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, दे destabilizes the phenoxide ion and so decreases the acidic character, decreases the acidic character of phenol। यानी वो क्या करेंगे कि इस फिनॉक्साइड आयन पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ऑक्सीजन पर और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देंगे, यानी इसको और डीस्टेबलाइज कर देंगे, यानी इसके एसिडिक कैरेक्टर को कम करेंगे। ये ऐसे कौन से ग्रुप होते हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है? जैसे NH2 ग्रुप है, जैसे OH ग्रुप है, OR ग्रुप है, एल्काइल ग्रुप्स होते हैं, आइसोप्रोपाइल ग्रुप है, टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप है। ये सभी इनका +I इफेक्ट होता है, इनका +R इफेक्ट होता है। दैट इज व्हाई दे destabilizes the phenoxide ion and so decreases the acidic character of phenol। ये जो इफेक्ट होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का एसिड स्ट्रेंथनिंग इफेक्ट, यानी जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने वाले ग्रुप हैं वो एसिडिक कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, या जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं जो एसिडिक कैरेक्टर को वीक करते हैं, इनका इफेक्ट हमेशा ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर ज्यादा मार्क्ड होता है। ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर दे आर मोर मार्क्ड, ज्यादा प्रोनाउंस्ड इफेक्ट होता है। तो आइए फिर कुछ एक कंपाउंड्स के एसिडिक कैरेक्टर को कंपेयर करते हैं। सपोज वी हैव 3 कंपाउंड्स, one is paracrisol, another is phenol, and third one is paranitrophenol। Suppose this compound is number 1, this is 2 and this is 3। हमें पता है कि जो एल्काइल ग्रुप ये अटैच्ड है इसका +I इफेक्ट होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट है, तो ये तो एसिडिक कैरेक्टर को कम करने वाला होता है। यहां पर जो नाइट्रो ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इसका इफेक्ट एसिडिक कैरेक्टर को बढ़ाने वाला होता है। इसका मतलब हुआ जो 3rd नंबर का कंपाउंड है इसका एसिडिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगा और सबसे कम किसका होगा? 1 वाले का होगा। अब क्योंकि सेकंड पर ना तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है ना विड्रॉइंग है, इसलिए सेकंड नंबर कंपाउंड यहां पर आ जाएगा। इसी तरह से और बात करते हैं। सपोज नाइट्रो ग्रुप एक फिनोल है कंपाउंड, एक ऑर्थोनाइट्रोफिनोल है, देन मेटानाइट्रोफिनोल है, and we have a 4th compound that is paranitrophenol। They are designated by 1, 2, 3 and 4 नंबर। अब यहां पर इन 3 में
इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है जो एसिडिक कैरेक्टर को बढ़ाने वाला है। इसका मतलब यह हुआ कि फर्स्ट का जो एसिडिक कैरेक्टर है वो सबसे कम होगा, उससे ज्यादा किसका होगा, उसको उसके लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सबसे ज्यादा किसका होगा। नाइट्रो ग्रुप जहां पर पैरा पोजीशन पर लगा होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है तो इसका इफेक्ट पैरा पे जब ये होता है तो सबसे ज्यादा होता है, यानी एसिडिक कैरेक्टर को सबसे ज्यादा इंक्रीज करेगा। मींस जो फोर्थ कंपाउंड है वो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। पैरा से कम इफेक्ट जो होता है प्लस आर माइनस आर इफेक्ट वो ऑर्थो पे ज्यादा होता है, तो इसका मतलब उससे कम एसिडिक हुआ सेकंड का, और यहां पर आ जाएगा 3, क्योंकि मेटा पे आर ग्रुप आर जो इफेक्ट होता है वो लागू नहीं होता है या बहुत कम इफेक्ट होता है। इसी तरह से यदि जितने ज्यादा नंबर ऑफ ग्रुप्स लगे होंगे, सपोज वी हैव पैरानाइट्रोफिनोल एंड अनदर इज 2,4-डाइनाइट्रोफिनोल और एक तीसरा कंपाउंड है 2,4,6-ट्राइनाइट्रोफिनोल, क्योंकि यहां पर 3 सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं तो एसिडिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा, यहां पर 2 सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं तो एसिडिक कैरेक्टर उससे कम, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो एसिडिक कैरेक्टर सबसे कम, यानी जो इनका ऑर्डर आ जाएगा एसिडिक कैरेक्टर का वो कुछ इस तरीके से होगा। एक एग्जांपल और कंसीडर करते हैं। सपोज वी हैव 4 कंपाउंड, one is phenol, second is orthomethoxyphenol, third one is metamethoxyphenol and fourth is paramethoxyphenol। यहां पर जो मिथॉक्सी ग्रुप है इसका माइनस आई इफेक्ट भी होता है, लेकिन साथ ही साथ प्लस आर इफेक्ट भी होता है। माइनस आई कहां पर होगा, केवल मेटा पर, क्योंकि मेटा पे आर इफेक्ट नहीं होता है, लेकिन ऑर्थो और पैरा पे माइनस आर भी होता है, यानी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट भी होता है और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग प्लस आर इफेक्ट भी होता है। इसी तरह से यहां पर पैरा पे माइनस आई भी होगा और प्लस आर भी होगा। यदि हम इसका केवल प्लस आर इफेक्ट कंसिडर करें कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट है, तो इसलिए इन सभी का एसिडिक कैरेक्टर फिनोल से कम होना चाहिए। परंतु यहां पर क्योंकि एल्कोक्सी यानी मिथॉक्सी ग्रुप का माइनस आई इफेक्ट, मेटा पे केवल माइनस आई इफेक्ट होता है, यानी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट है, दैट इज वाई जो मेटा मिथॉक्सीफिनोल है, यानी जो सपोज आप इसको यदि नंबरिंग दें, जो आपके पास थर्ड नंबर पे है ये सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। उसके बाद क्योंकि इस पर एल्कोक्सी ग्रुप नहीं है जो एसिडिक कैरेक्टर को कम कर रहा हो, दैट इज वाई इसके बाद जो एसिडिक कैरेक्टर आ जाएगा वो फिनोल का आ जाएगा। After them, we have the 2 more compounds. One is the orthomethoxy and second one is the paramethoxy. अब प्लस आर इफेक्ट जो होता है वो हमेशा आई इफेक्ट को डोमिनेट करता है। दैट इज वाई जो प्लस आर इफेक्ट है पैरा पे वो ज्यादा डोमिनेट करेगा, यानी ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। दैट इज वाई जो फोर्थ कंपाउंड है दैट इज पैरामिथॉक्सी वो सबसे कम एसिडिक होगा, यानी उससे ज्यादा एसिडिक कौन सा हो गया फिर, ऑर्थोमिथॉक्सीफिनोल जो आपका सेकंड नंबर पे लिखा हुआ है, और सबसे कम जो एसिडिक होगा वो हो जाएगा पैरामिथॉक्सीफिनोल, यानी जो फोर्थ नंबर पे लिखा गया है। तो इस तरीके से हम यदि कुछ कंपाउंड्स हमें दिए हुए हो
तो उनके एसिडिक कैरेक्टर को हम कंपेयर कर सकते हैं।